बोलिए। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलोपित लो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, सल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, ज्ञानवान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर के साथ साथ नेचुरोपैथी की क्लासेस भी चला रहे हैं। कारण ये है कि दोनों भारतीय दर्शन में आयुर्वेदिक कंसेप्ट
और उसके पहले नेचुरोपैथी कंसेप्ट रहा है। नेचुरोपैथी सभी चिकित्साओं के मूल में है और ये इसी से सारी सभी उपजे हैं। तो ये भी उसी प्रकार जैसे हमारा चाइनीज एक्यूप्रेशर ये कहता है कि शरीर एक है, तो वो भी कहता है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा के ही मूलभूत सिद्धांत वहां पर लिए जाते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा जो उनके आयाम हैं, जैसे संतुलित भोजन यानी आहार पर अधिक ध्यान है, योग प्राणायाम, आसन यानी कोई एक्सरसाइज करना, ये उसी साथ निद्रा, ये सब आयुर्वेद के भी सिद्धांत के रूप में है। तो यानी अगर इन सब का भी पालन करें और एक्यूप्रेशर थेरेपी को हम लोग करें तो शायद हम पीड़ित मानवता का अधिक कल्याण कर पाएंगे और उनको जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो ये विचार हम लोगों ने रखा कि यदि एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम लोग नेचुरोपैथी के कोर्सेज भी यानी नेचुरोपैथी क्लासेस भी हम लोग शुरू करते हैं तो शायद उनको अधिक लाभ होगा। इसीलिए हम लोगों ने नेचुरोपैथी के ये क्लासेस शुरू किया है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कह रहे थे कि जो है प्राकृतिक चिकित्सा क्या, यानी प्रकृति के नियमों को ही मानने का ही कंसेप्ट है, विचार है। तो अगर प्राकृतिक नियमों को हम पालन कर रहे हैं तो हम प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप ही कर रहे हैं। प्रकृति में जो 6 तत्व है, 6 तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये तो हमारे 5 पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं। एक तत्व और है हमारे हमारे पास, वो है महत्त्व, जिसको हम लोग चाहे प्रकृति कह लें, चाहे हम लोग आयुर्वेद में इस बात को कहते हैं कि खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता है, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल के साथ चेतना धातु भी हम लोग उसमें जोड़ते हैं। तो वो चेतना धातु जो जोड़ते हैं, तो उसी प्रकार तो 6 धातुओं के, इन 6 तत्वों के द्वारा महातत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इनके द्वारा जो चिकित्सा हो रही है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के रोगों की यानी त्रितापों की चिकित्सा करते हैं। ये हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर हमने कहा कि कुछ हमारे इनको जो हमारे विदेशी विदेशी लोगों ने भी इसमें योगदान दिया और इस प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा कि भारतवर्ष में भी ऐसे हमारे चिकित्सक हुए जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत अधिक काम किया और वो इसको पॉपुलर किया, इसको बहुत प्रचारित किया और प्रसारित किया, उनका योगदान हुआ। फिर हम लोगों ने कहा कि अब आधारभूत सिद्धांतों की हम चर्चा करें, तो हम लोगों ने अभी तक जो 10 आधारभूत सिद्धांत हैं उनमें हमने 2 आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा किया। अब हम लोग तीसरे आधारभूत सिद्धांत पर आते हैं, तृतीय सिद्धांत, कि प्राकृतिक चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी के पूरे शरीर की होती है। ये जो विचार है, तो नेचुरोपैथी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि केवल हम रोग का ही नहीं करते, जो रोग हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसी का इलाज नहीं करते, बल्कि पूरे शरीर का उपचार करते हैं। इस पद्धति में किसी एक लक्षण या रोग को कि उसी रोग को या उसी लक्षण को हम अलग कर दें और उसी की चिकित्सा करें, ऐसा नहीं करते हैं। शरीर को एक पूरे संपूर्ण इकाई, होल यूनिट, होलिस्टिक अप्रोच के रूप में इसको देखा जाता है और ऐसा ही विचार एक्यूप्रेशर में भी हम लोग रखते हैं। वहां भी शरीर को, शरीर के जो और ऑर्गन्स हैं उन सब के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि परिवार की तरह रखते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि शरीर में जो भी है वो सब एक परिवार की तरह है, इसलिए वहां पर हम लोग चिकित्सा जो करते हैं शरीर की करते हैं, पूरे रोग की इंडिविजुअल नहीं करते। सामान्य चिकित्सा पद्धति क्या है?
सामान्य चिकित्सा पद्धति कहती है कि रोग के लक्षणों यानी चिन्हों को, उन्हीं को रोग समझ लेते हैं कि भाई ये रोग है और इस रोग में आधार पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग के लक्षणों के आधार पर जो मूल कारण है उसको हम लोग खोजते हैं कि मूल कारण क्या है, और इस मूल कारण का इलाज हम लोग करते हैं। तो जैसे मूल कारण का इलाज करते हैं यानी रूट का, अगर रूट कॉज का इलाज आप कर दें तो जो जड़ है, जो जड़ का इलाज करेंगे तो उसके पत्ते या जो आपकी टहनी वगैरह है अपने आप ही उनका सब पे इलाज हो जाएगा। जैसे कोई पेड़ है, उसके अगर पत्तियों पर हम लोग इलाज करें या पत्तियों या तने का इलाज करें या उसमें फल फूल का इलाज करें तो हमारा कोई फायदा नहीं है। थोड़ा दिन तक होगा, फिर ठीक हो, फिर दोबारा हो जाएगा। अगर हम जड़ पर ही इलाज करना शुरू कर दें तो जड़ से जो ऊर्जा हो जाएगी ऊपर की ओर, वो तने का भी इलाज करेगी, पत्ती का भी इलाज करेगी, फल का भी इलाज करेगी, फूल का भी इलाज कर देगी। तो इसलिए इस मूल कारण का हम लोग इलाज करने पर हम लोग पाते हैं कि मूल कारण क्या हो सकते हैं। मूल कारण क्या हो सकते हैं? मूल कारण हो सकते हैं जैसे आपके शरीर में विषैले पदार्थों का शरीर में जमाव। कैसे जमाव? दो तरह का हो सकता है। एक तो हमारे जो साइंस भी मानती है कि जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें कोई ना कोई एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी के लिए वो मेटाबॉलिज्म एक शब्द है, जो कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म उनको मिला के मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ये रासायनिक कोई क्रिया है। तो कोई रासायनिक क्रिया जो हो रही है उसमें कोई विषैले पदार्थ यानी कोई ऐसा पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है। कुछ विषैले पदार्थ अधिक जम भी सकते हैं। तो इन विषैले पदार्थों को बाहर शरीर निकालता रहता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से शरीर में इनका जमाव हो गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोग आ जाएगा। तो इनका क्या कारण ये है कि क्या विषैले पदार्थों का शरीर में जमाव हो गया है। एक तो ये आधार हो सकता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा, गलत आहार विहार। गलत आहार विहार मतलब आहार का मतलब ये कि जो भोजन आप ले रहे हैं वो वही गलत है। यानी अगर रित भुक, जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया कि रित भुक हित भुक, वाग्भट हमारे जो मनीषी हैं उन्होंने कहा, वाग्भट ने कहा कि रित भुक मनुष्य को हित भुक, हित भुक, रित भुक और मित भुक होना चाहिए, कम खाना चाहिए। और हितकारी जो है वो खाना चाहिए। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए शरीर में दूसरा हितकारी हो सकता है, किसी अन्य के लिए दूसरा हितकारी हो सकता है। तो हित भुक खाना चाहिए। तीसरा तीसरा क्या है? ऋतु भुक, यानी जो ऋतुओं में आता हो, जो जो प्रकृति दे रही हो, जो उस सीजन में, उस वर्ष में या उस इन्वायरमेंट में, उस वातावरण में जो प्रकृति दे रही हो उसको हमको खाना चाहिए। अगर हम भारतवर्ष में रह रहे हैं तो भारतवर्ष में जो किसी सीजन में जो चीज हो रही है, चाहे फल फूल हो चाहे सब्जी हो, अब ये उसमें अगर खा रहे हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। यदि नहीं खा रहे और हम कह रहे हैं कि नहीं हम बाहर दूसरे विदेश में कोई चीज है वो हमारे यहाँ आ रही है, तो विदेश के लिए ठीक हो सकती थी, हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं कि ठीक हो। तो ये गलत आहार हो सकता है। फिर आहार में भी परिवर्तन, हम लोग साइंस की भाषा में कहें तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और फैट है। तो इन चीजों का भी कॉम्बिनेशन अलग अलग अगर हम लोग रखते हैं और कोई भी चीज कभी खाते हैं तो भी गलत आहार की श्रेणी में आ सकता है। फिर समय, किसी आहार का एक समय है, अगर वो उस समय पर आहार नहीं लेते तो भी गलत आहार के रूप में है। तो फिर विहार, क्या आप जो भोजन है उसको पचाने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए। तो अगर आप विहार माने बाहर टहलना घूमना, ये सब नहीं अगर करते हैं और कोई आसन कोई प्राणायाम या कोई एक्सरसाइज व्यायाम ये भी नहीं करते हैं, तो यानी विहार की श्रेणी में भी आता है कि विहार में भी कोई कमी है। फिर निद्रा, नींद समय आने का समय है और नींद को लेना चाहिए। अगर भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो शरीर थका रहता है। शरीर के लिए कुछ बहुत से आवश्यक चीजें होती हैं। चाइनीज सिस्टम भी ऐसे कहता है, वो भी कहता है कि नींद का एक समय है कि गॉल ब्लैडर जिस समय ट्रिपल बार खत्म होता है उसमें गॉल ब्लैडर शुरू होता है। तो गॉल ब्लैडर और लीवर का जो समय है उसमें आपको जरूर सो जाना चाहिए।
यानी 11 बजे रात के बाद आपको जगने का कोई औचित्य नहीं है, तो वो भी कहती है। तो यानी निद्रा का एक समय भी है और निद्रा का एक कुछ काल भी है कि आपको इसने इतने 6 घंटे में 7 घंटे मिलेंगे, क्योंकि शरीर को 24 घंटे चलाना है आपको। तो हर उम्र का भी एक निद्रा का समय है, बच्चों के लिए अधिक है और बड़ों के लिए जो है कम है, 6 घंटे या 5.5 घंटे, 5 घंटे 6 घंटे है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए 10-12 घंटे भी है। तो निद्रा का एक समय है। तो अगर ये नहीं हो रहा तो भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं रोग घर सकता है। तीसरा, मानसिक तनाव। ये मानसिक तनाव, यदि आपकी लाइफ स्टाइल यानी जीवन में जो आप कार्यकलाप है वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रकृति के साथ साहचर्य करते हुए नहीं होगा, तो मानसिक तनाव की श्रेणी बढ़ती है। मानसिक तनाव कई तरह के हो सकते हैं। विचार भी मानसिक तनाव को जन्म देते हैं। कोई आपको अधिक इच्छा भी होगी तो भी मानसिक तनाव होंगे, द्वेष होगा तो भी होंगे, ईर्ष्या होगी तो भी मानसिक तनाव होंगे। तो यानी मानसिक तनाव के लिए, जिसको आजकल कैरियर का हम लोग कह रहे हैं, वो कैरियर भी एक मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। अधिक दबाव में काम करना भी मानसिक तनाव हो सकता है। तो यानी मानसिक तनाव की अनेक श्रेणियां हो सकती हैं। तो मानसिक तनाव यदि जितना बढ़ेगा उतना हमारे रोग हमारे शरीर को, क्योंकि मानसिक तनाव से हमारा शरीर कमजोर होता है और रोग घर कर जाते हैं, रोग अपने अटैक करते रहते हैं। जीवनी शक्ति की कमी। ये जीवनी शक्ति क्या है? तो यह जीवनी शक्ति है जो हमको मिली हुई है। हमारा चाइनीज दर्शन भी यही कहता है कि जीवनी शक्ति हमको मिलती है माता पिता से, ईश्वर से और हमारे पुराने प्रारब्ध जो कर्म है उनके आधार पर मिलती है। तो ये जीवनी शक्ति हमारे रहती है और ये परिष्कृत और परिमार्जित होती है हमारे अच्छे अच्छे कामों से। तो यदि अच्छे काम हमारे सत्कर्म जिनको हम बोलते हैं, अगर सत्कर्म हमारे नहीं होंगे तो इनका जीवनी शक्ति का परिष्करण नहीं होगा, तो हमको अधिक तकलीफ झेलनी हो सकती है। जीवनी शक्ति की कमी हो जाएगी तो भी हमारे लिए रोग जो है हमारे लिए घातक होंगे और रोग हमको अटैक करते रहेंगे। फिर प्राकृतिक नियमों की अवहेलना। अगर आप प्राकृतिक नियमों को लगातार अवहेलना करेंगे, जो भोजन का समय है, जो जल पीने का समय है, जो जल को पीने का तरीका है, जो उनको खाने का तरीका है, यदि इनमें परिवर्तन नहीं करते हैं, इनकी अवहेलना करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि रोग को आप आमंत्रित कर रहे हैं। यदि कहा गया है, यदि मान लीजिए प्राकृतिक नियमों में कहा गया कि पानी आपको बैठ के पीना है और धीरे धीरे पीना है, तो आप प्राकृतिक नियमों में पानी पीने का ढंग भी बदल दीजिए। अगर कह रहे हैं कि भोजन को जब आप करते हैं तो चबाइए, और इतना चबाइए कि कम से कम जो है वो अच्छा बोलस के रूप में तैयार हो जाए। यदि वो नहीं तैयार हो रहा है तो निश्चित रूप से आगे स्टमक को या आगे चल के उसमें अधिक काम करना पड़ेगा। उसमें सलाइवा अगर नहीं शामिल हो रहा, मॉडर्न साइंस कह रही है, ये तो कह ही रहे थे पहले, मॉडर्न साइंस ने भी इसको जस्टिफाई किया कि यदि आप प्राकृतिक नियमों में अगर भोजन आपने किया और तुरंत आप पानी से आपने निगल लिया, तो यानी सलाइवा नहीं बना तो आगे चल के पाचन का ही सिस्टम ही बदल गया, क्योंकि सलाइवा से ही आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है और एक ग्लूकोज जो आपका कोई भी अणु होगा उसका 2 ग्लूकोज अणु बनते हैं, यही बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो यानी अगर ये नहीं हुआ तो यहीं से पाचन की क्रिया बाधित हो गई, और अगर पाचन की क्रिया बाधित हुई तो आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, इन सब चीजों पे आपका होगा। तो ये प्राकृतिक नियमों से भोजन का समय एक तय है। चाइनीज दर्शन भी कहता है कि समय तय है, वो भी कहता है कि भाई स्क्रीन के समय में आप खाना खा लीजिए, तो वो भी कहते हैं कि आप जो स्क्रीन का 9 से 11 होता है, 9 से 11 के समय में, तो 9 से 11 के समय में आप भोजन कर लीजिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना कर रहे हैं। पानी पीने का ढंग, व्यायाम का ढंग, सूर्य के निद्रा का समय, यानी अगर निद्रा का समय आपका 11 बजे के बाद सोना है तो आपको 6 बजे के पहले जग जाना है। यदि आप जग नहीं रहे, क्योंकि सूर्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार से शुरू होता है, वो तो तय है कि वो 6 बजे 6:15 बजे जो भी समय है उसका उसमें उगता है, तो आपको भी उसी समय उगना है, आपको भी उठना है उस समय। तो यानी अब अगर ये समय आप देर कर रहे हैं तो निश्चित रूप में हम लोग मानिए कि चाइनीज दर्शन भी कहता है और प्राकृतिक नियम भी कहता है, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती है कि इन
नियमों की जितनी अवहेलना करते जाएंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व कमजोर होता जाएगा और उतना ही आप रोगों को आमंत्रित करते जाएंगे। हमारे बीच में अनु ठुकराल मैडम उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो नेचुरोपैथी और क्या कहती है? नेचुरोपैथी के अनुसार शरीर के सभी अंग, सिस्टम और मानसिक अवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं। हम लोग मानते हैं और ये आयुर्वेद भी मानता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी आयुर्वेद हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी कहें नहीं, आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर और मन सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। और हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आयु की परिभाषा जब बोलते हैं तो आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगोधारी जीवितम, यानी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो शरीर और इंद्रिय और मन और आत्मा एक कोहेसिव वातावरण में जब रहते हैं तो हम अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन यदि कोहेसिव वातावरण में नहीं है और हमारा मन दूसरी तरफ भाग रहा है, मन का काम है इंद्रियों को वश में करना। अगर मानसिक अवस्था हमारी ऐसी है कि हम इंद्रियों को वश में नहीं कर रहे हैं और इंद्रियां हमारी निर्बाध रूप से बाहर विचरण कर रही हैं, तो निश्चित मानिए कि हम रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो नेचुरोपैथी के अनुसार शरीर के सभी अंग, सिस्टम, मानसिक अवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं। यदि एक शरीर के किसी भाग में, शरीर में अगर परिवर्तन हुआ तो मन में परिवर्तन होगा, और अगर मन में परिवर्तन हुआ तो मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, तो आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा। तो मन और आत्मा का जुड़ाव है, तो अगर शरीर में परिवर्तन हुआ तो मन में परिवर्तन होगा, और अगर मन में परिवर्तन हुआ तो शरीर में परिवर्तन होगा। ये दोनों उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका शरीर पूरा इसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ेगा। यानी अगर पाचन तंत्र की गड़बड़ी हुई तो कितने देखे पाचन तंत्र की, तो हमारा स्टमक है, पाचन तंत्र तो हमारा स्टमक और एसआई एलआई, तीन जो मेन है, स्टमक से लेकर के एसआई और एलआई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यदि पाचन तंत्र की गड़बड़ी हुई तो त्वचा रोग भी संभव है, सिर दर्द संभव है, मानसिक तनाव संभव है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि पाचन तंत्र में केवल पाचन तंत्र का ही हमको उपचार करना है। अगर त्वचा रोग हुआ है तो भी पाचन तंत्र का उपचार कर सके तो त्वचा रोग ठीक हो जाएंगे। अगर आपको एसिडिटी बढ़ी नहीं है तो त्वचा रोग कम होगा, एसिडिटी बढ़ेगी तो त्वचा रोग बढ़ता जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी तो सिर दर्द बढ़ता रहेगा, एसिडिटी बढ़ेगी तो मानसिक आपके चेस्ट में ऊपर ऐसा तनाव होगा जो मानसिक तनाव को जन्म देगा। तो इसलिए सर दर्द के इलाज के लिए हम लोग पूरे शरीर के इलाज को प्राथमिकता देते हैं नेचुरोपैथी में। इसी प्रकार दमा का कोई रोगी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते केवल छाती या फेफड़े का इलाज कर दें क्योंकि लग रहा है कि वो सांस लेने में उसको परेशानी हो रही, ऐसा नहीं है। पूरे उसमें चिकित्सा में छाती की लपेट, वहां पर मिट्टी पट्टी बांध देते हैं, पूरा लपेट बांध देते हैं, वाष्प स्नान कराते हैं, वाष्प स्नान माने स्टीम बात जिसको बोलेंगे, धूप स्नान कराते हैं, विटामिन डी, पैरों का गर्म स्नान कराते हैं, नहान कराते हैं, कटी स्नान कराते हैं, ठंडे पानी का स्नान कराते हैं, ये सभी देते हैं। तो फिर ये हम लोग स्टमक का, पाचन तंत्र का पूरा इलाज करते हैं कि पाचन तंत्र में कोई ऐसा टॉक्सिन तो जमा नहीं है जो निकल नहीं पा रहा है। कैसे चिकित्सा करते हैं? आहार में सुधार करते हैं, आहार को सुधारते हैं। तो यानी ऐसा भोजन देते हैं जो आपके लिए हितकारी हो, वो भोजन आपको लेना चाहिए। स्टमक की स्थिति खराब है अगर, तो आहार आपको ऐसा लेना जो जल्दी सुपाच्य हो। अगर स्टमक आपका बहुत बढ़िया है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम खुद मानते हैं कि फैट को, हम लोग मानते हैं ना कि फैट को पचाने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। तो अगर आपको पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं है तो फैट कम लेना पड़ेगा आपको। उसी तरह उपवास के माध्यम से क्या करते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है? पाचन तंत्र में जो टॉक्सिन जमे हुए हैं, जो हमारे विषैले द्रव्य वहां पर इकट्ठा हुआ है, जो हमारा मल इकट्ठा हुआ है, मल माने उचित कोई भी जो बाहर निकालना वो मल है, कोई भी हो, तो वो अगर नहीं निकाल पा रहा है तो हमारा शरीर, हमारा पाचन तंत्र कमजोर है। उपवास के माध्यम से अपनी एनर्जी को हम उस टॉक्सिन को निकालने के लिए लगा देते हैं।
इसलिए उपवास हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। जल चिकित्सा, जल चिकित्सा में भी आप वही करते हैं कि जल के माध्यम से ठंडा और गर्म, या जल ठंडा गर्म के माध्यम से हम जो टॉक्सिन है उनको, अगर वो चिपके हुए हैं शरीर के साथ, तो उनको बाहर निकाल करके और फिर वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा में मानते हैं कि मिट्टी में क्या पावर है, मिट्टी आपके विषों को, जो विष है, विषैले तत्वों को चूस लेती है। तो जब मिट्टी पट्टी हम लोग बांधते हैं शरीर में, स्किन में, तो वो स्किन से जो उसका विषैले तत्व है उसको निकाल लेती है। सूर्य स्नान मानते हैं, विटामिन डी वगैरह सब विटामिन डी के माध्यम से पूरा होता है। योग प्राणायाम, ये क्या करते हैं, योग प्राणायाम अल्टीमेटली इनका मूल उद्देश्य है कि ये आपके सांसों की गति का नियंत्रण कर दें, मूवमेंट ठीक रखें। तो एक तो जो आसन है और योग है, इन सब में थोड़ा सा अंतर है। योग प्राणायाम के माध्यम से हम लोग सांसों का नियंत्रण करते हैं, और सांसों का नियंत्रण ये कि जो सांस हमको लेते हैं वो हम एक्सहेल और इनहेल जो करते हैं, तो हम उसको कहीं रोकते भी हैं। उसको हम लोग कुंभक कुंभक कहते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, यानी अंदर इनहेल करके रोक लेना। तो इसको अब तमाम पूरक रेचक के रूप में जाना जाता है, तो वो मत समझिए, इनहेल और एक्सहेल माने। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमको शरीर के हर सेल को पहुंचाना है, अल्टीमेटली एम ये है मॉडर्न साइंस की भाषा में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सब जगह बाहर भेजना है, बाहर भेजना है। अब अगर हम मानते हैं कि जब लंग्स होता है तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स जब होता पिछकता है तो हम लोग मानते हैं कि कौन कौन से, तो हमारा डायफ्राम चेंज होता है, डायफ्राम की गति होती है। डायफ्राम के साथ साथ जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है वो गति करती है, जो हमारी बैक की मसल्स है वो हमारी गति करती है, जो रिब्स वाली होती है। तो रिब्स डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स और बैक की मसल्स, ये सारी मसल्स एक्ट करती है। और ऊपर भी हमारा ये एरिया जो है ये भी उसी साथ लंग्स के साथ चेंज हुआ। तो यानी अगर ये परिवर्तन हो रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो कम सांस लेने में ऑक्सीजन कम जाएगी, तो उतनी ही जितनी ऑक्सीजन जाती है लगभग उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड रह गई तो वो कहीं टॉक्सिन क्रिएट करेगी, कहीं रोकेगी, जो जहां रोकेगी वहां प्रॉब्लम करेगी, नुकसानदेह गैस है वो, तो वो रोकेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो टॉक्सिन कहीं ना कहीं जनरेट कर रही है। योग प्राणायाम से हम सांस पूरी लेते हैं, हम गहरी सांस लेते हैं तो वो जाती है, और जब हम उसको एक्सहेल करते हैं तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हम लोग अगर वैसे देखा जाए तो सामान्यतः हम लोग पूरी सांस नहीं लेते, हम 100% सांस लेते ही नहीं। हम लेते हैं तो हम या तो 90% या हम लोग 60%, 70%। तो ये इनसे लेने से हम लगातार टॉक्सिन जनरेट कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। तो योग प्राणायाम के माध्यम से इस टॉक्सिन को निकालने का काम करते हैं। मालिश मसल्स के लिए अधिक लाभदायक होती है। तो इन क्योंकि मसल्स का जो मूवमेंट है वो मसल्स में दो मूवमेंट है, या तो आप चलेंगे तो आपके होगा, लेकिन मालिश में क्या हुआ, जो हमारे पास दो सिस्टम है हम लोग जानते हैं। हार्ट हमारा जो है वो हार्ट से पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, और जब ब्लड सप्लाई हो जाता है तो हमारे वेन्स है, वेन्स जा करके वो जो विष द्रव्य है या हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लाती है। मालिश यही सब काम करते हैं। और हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है, तो लिम्फेटिक सिस्टम और वेनस सिस्टम दोनों के लिए मालिश बहुत लाभदायक होती है। प्लस मसल्स को वहीं पर ट्विस्टिंग और इनके माध्यम से मालिश फायदेमंद होती है। वाष्प स्नान में क्या होता है कि गर्म होता है तो बाहर जो है टॉक्सिन निकल जाते हैं और आपके बाहर स्किन में आ जाते हैं, और उन्हीं टॉक्सिन को जब निकाल देते हैं तो वो टॉक्सिन बाहर चले जाते हैं। सीमाएं क्या है, सीमाएं भी है, ऐसा नहीं कि केवल सब वो है। हमारी क्या सीमाएं हैं? नेचुरोपैथी में प्रत्येक रोग का इलाज है, परंतु प्रत्येक रोगी को अच्छा नहीं किया जा सकता है। ये मान लीजिए, ये सीमा हर थेरेपी में है। नेचुरोपैथी भी मानती है कि हमारी वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा, हम लोग अपने हिसाब से नेचुरोपैथी के हिसाब से कैसे करेंगे। रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य मल की मात्रा कितनी है, कितना विजातीय द्रव्य उसके शरीर में है, क्या बहुत तो नहीं है।
जिसको निकालना ही संभव ना हो, यानी क्रॉनिक डिजीज के रूप में हमारे पास आया हुआ है, तो निश्चित रूप से मानिए कि प्रॉब्लम तो ये क्रिएट करेगा, एक फैक्टर ये होगा। दूसरा क्या होगा, रोग के निवारण के लिए रोगी में यथेष्ट जीवनी शक्ति है कि नहीं। हम बोले जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति हम क्या बोलते हैं, जीने की इच्छा, अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई तो भी नहीं, हम जीवनी शक्ति को जीवन जीने की इच्छा से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन जीवनी शक्ति जीने की इच्छा भी क्रिएट करती है। यदि जीवनी शक्ति आपकी बढ़िया है तो आप जीने की इच्छा और रखते हैं। प्लस जीवनी शक्ति परिमार्जित और परिष्कृत होती है, जो ईश्वर ने दिया है उसके अलावा आप अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से, अपने जीवन दर्शन से, इनसे जीवनी शक्ति को परमार्जित और परिष्कृत यानी और बेटर करते हैं। जैसे बर्तन मांज दीजिए ना, अगर बर्तन न मांजे आप तो क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, आप उसमें खाने की इच्छा नहीं करे, पीने की इच्छा नहीं करे कोई। वैसे ही जीवनी शक्ति है, इसको लगातार परिमार्जित परिष्कृत करना है, चमकती रहे जीवन शक्ति, आपके अंदर ओज रहे, आपका जो है ऑरा बहुत बढ़िया रहे। अगर ये सब रहेगा तो जीवनी शक्ति आपको रोग जितनी बड़ी होगी तो रोग के निवारण के लिए ये आपको शक्ति देगी। रोगी द्वारा अब तक जो चिकित्सा सुविधा ली गई है उससे उसका धैर्य, आत्मबल कमजोर नहीं हुआ है। अगर चिकित्सा उसने 2 साल किया और आपके पास आया, 2 साल बाद आया, तो 2 साल में उसका धैर्य जवाब दे चुका है, उसका आत्मबल कमजोर हो गया है, वो समझ रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। आप ये कहते रहे कि नहीं ये चिकित्सा बहुत अच्छी है, ये सभी चिकित्साओं के लिए ये चिकित्सा बहुत अच्छी, आपको ठीक कर देगी, तो उसका चूंकि धैर्य जवाब दे चुका है तो वो आत्मबल उसका कमजोर हो गया, तो जीवनी शक्ति अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा आरंभ करने के पूर्व रोगी को घातक औषधियां तो नहीं दी गई हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि जितना भी आप हायर डोज, जिसको हाई डोज बोलते हैं, हायर डोज देते जाएंगे उतना ही ये घातक औषधियां हैं जो कहीं ना कहीं टॉक्सिन क्रिएट करेंगी। ये उन्हीं की एलोपैथ का ही सिद्धांत है कि जो भी दवाइयां बनाते हैं, कोई भी दवाई जो बनती है उसका एक परसेंटेज है जो लीवर बाहर उसको निकाल फेंकता है, मतलब उतना नहीं रखता। तो कोई भी चिकित्सा अगर बहुत स्टैंडर्ड की बात ना करें तो नॉर्मली कोई भी चिकित्सा जो गोली है, कोई भी गोली है, दवा है, वो तब अच्छी मानी जाती है जब वो उसका 40% भाग, सामान्य की बात कर रहा हूं, हो सकता है किसी में 60% हो, 40% भाग बाहर निकल जाता है। अगर 40% नहीं निकल पाता तो वो अच्छी दवा नहीं मानी जाती। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो 80% नहीं, मतलब बॉडी में रह गया है तो नुकसान करेगा, यानी जिसका 20% निकाल पा रहे हैं वो नुकसान करेगा। तो ऐसे भी ये साइंस की भाषा में है, हमको पूरा एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि आप जो भी बनाते हैं दवाइयां, वो इसमें परसेंटेज लिखते हैं कि इतने परसेंटेज बाहर जा सकती है, ये जो बनाते समय आपके उसमें नहीं लिखा रहता प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये तो ये अगर इतनी घातक औषधियां दे दी आपने तो क्या होगा, तो वो टॉक्सिन आपके अंदर लीवर में और किडनी में दोनों को घातक कर रहा है, दोनों को परेशान कर रहा है। कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। रोगी को नेचुरोपैथी में विश्वास है कि नहीं, पहले तो विश्वास है। किसी में अगर विश्वास आपका नहीं होगा, जिससे आप सहायता मांगने जा रहे हैं, यदि आपको उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी आप जाए, आप स्टूडेंट के रूप में जाए किसी विद्यालय में और वहां आपको टीचर पर विश्वास नहीं हो तो आपको ज्ञान नहीं समझ में नहीं आएगा। तो वही नेचुरोपैथी के साथ भी है कि उसका विश्वास है कि नहीं। अगर विश्वास है तो आपको ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो ये नेचुरली निगेटिव फैक्टर है। फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा करना इसलिए लाभप्रद है, मान लीजिए इन सब नहीं है तब भी, तो हम कहते हैं क्यों प्राकृतिक चिकित्सा करना इसलिए लाभप्रद है कि उपवास, फलाहार, योग, प्राणायाम, वाष्प स्नान, धूप स्नान, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा,
मालिश आदि के द्वारा रोगी का शरीर निर्मल बनता है। ठीक हो या ना हो, लेकिन उसका शरीर निर्मल बनता है, और यदि डेथ भी आई तो भी वो कष्टप्रद नहीं होती है। इसलिए इस चिकित्सा, ये वो कंडीशन है, सामान्य कंडीशन में ये कह रहे हैं, ये विशेष रूप से कि इसकी सीमाएं ये हैं कि यदि बहुत ही क्रॉनिक केस हुआ तो भी जो इन चीजों से इतना परिवर्तन हो चुका होगा कि वो काफी कुछ अपने को बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है मैडम, अनु मैडम। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ये तीसरा सिद्धांत था। दो हम लोग पहले पिछले वाले में कर चुके हैं, तीसरा ये था, अब चौथा हम लोग। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति क्या है? स्वयं चिकित्सक है। ये कंसेप्ट आप इसको ऐसे समझिए कि अगर प्रकृति स्वयं चिकित्सक नहीं होती तो जो पशु है, जो पक्षी है, वो कैसे चिकित्सा करते हैं? वो अपनी चिकित्सा स्वयं कर लेते हैं क्योंकि प्रकृति के साथ है, उस आश्चर्य में है, कहीं उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मानव भी उसी का भाग है। हम लोग कहते हैं ना कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुषे, और यावंत है पुरुषे तावंतो लोके। जो कुछ प्रकृति में है, जो कुछ ब्रह्मांड में है, वो हमारे मानव में है, और जो कुछ मानव में है वो प्रकृति में है, यानी ब्रह्मांड में है। तो वही प्रकृति के तो पार्ट है। तो नेचुरोपैथी के सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। स्वयं हमारे शरीर में ये इतनी अद्भुत क्षमता है कि हम स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगे। और ये क्षमता प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करती है। प्रकृति का ये नियम है कि वो अगर उसका पालन आप करेंगे तो प्रकृति स्वयं आपको बीमारी से अलग रखती है। बीमार आप पड़े, ठीक हो जाएंगे। जीवन का संचालन कैसे होता है? एक विचित्र, आश्चर्यजनक और सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा होता है। समझ में नहीं आता, लेकिन हो रहा है संचालन। बहुत चीजें चल रही हैं, समझ में नहीं आती, हम लोग अध्ययन करते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कैसे हो गया, लेकिन ये विचित्र है, आश्चर्यजनक भी, और एक कोई ऐसी सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसको हम कुछ भी शक्ति दे दें, कुछ भी नाम दे दें, वो शक्ति होती है जो हमारे जीवन के पार्श्व में, मतलब बगल में रहती हुई हमारे क्या करती है, हमारे जन्म मरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे रोग सभी के देखभाल एक साथ करती है। इसी शक्ति को प्राकृतिक चिकित्सक, अगर हम चिकित्सक बोलते हैं, कहते हैं जीवनी शक्ति। जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं ईश्वरीय शक्ति। जो अनीश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं प्रकृति है। यही जीवनी शक्ति है, यही ईश्वरीय शक्ति है, यही प्रकृति है। ये मानव शरीर के भीतर वास करती है। कहाँ रहती है? मानव शरीर के भीतर। हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंस, चाइनीज इसेंस बोलते हैं इसको। यही तो है जीवन शक्ति। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 15 में श्लोक 14 में ये कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः और प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। पचाम्य अन्नम, पचामी अन्नम, मतलब पचाम्यन्नम का अर्थ है पचामी प्लस अन्नम। तो वो, तो माँ के साथ जब आ लग जाएगा तो या हो जाता है, इसलिए पचामी प्लस अन्नम, अन्न को पचाता हूं। कैसे? मैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला हूं, मैं प्राणियों के शरीर में रहता हूं। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला हूं, और प्राण अपान, हम लोगों ने पढ़ा है आयुर्वेद में, पढ़ा है आयुर्वेदिक के। हाँ जी सर। तो प्राण अपान से युक्त जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। कहते हैं कि प्राण अपान से युक्त जठराग्नि होकर, जठराग्नि माने स्टमक में रहती है, जो एचसीएल जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। तो प्राण अपान से युक्त जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अब सब आगे आगे देखिए इसी को पूरा।
शरीर में प्राण है, अपान है, प्राणोदान समानाख्य, व्याना पान से पंचधा। तो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ठीक है। तो ये पांच ही तो है, प्राणोदान समानाख्य, व्याना पान से पंचधा। तो प्राण और उदान और अपान, व्यान, समान, ये हो गए पांच, पांच हो गए। ये पांच प्रधान वायु है, नोट कर लीजिए, ये मिलेगा नहीं और कहीं, ये तो मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त और धनंजय, ये पांच उप प्रधान वायु है। तो शरीर में भी तो हम लोग पढ़ा था क्या, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये पांच प्रधान वायु हैं। और हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, तो वो आप पढ़ लीजिए कि नाग है, कूर्म है, कूकर है, देवदत्त है और धनंजय है, ये पांच उप प्रधान वायु है। इसको नोट कर सकते हैं आप, कभी जरूरत पड़े तो। नाग है, कूर्म है, कूकर है, देवदत्त है, धनंजय, ठीक। अब प्राण कहाँ रहती है? प्राणवायु ठीक, तो प्राणवायु लंग्स में, हेलो, लंग्स में रहती है सर। नहीं, अच्छा प्राणवायु को बात कर रहे हैं ना, हृदय में। हाँ, अच्छा ये पांच नाम और है जो उप प्रधान वायु है, ये नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे नोट कर लीजिए। नाग है, कूर्म है, कूकर है, देवदत्त, धनंजय, पांच। नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त, धनंजय, वो तो पढ़ा, पान, अपान, समान, उदान और व्यान। लेकिन ये नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त, धनंजय, ये नहीं पढ़ा। तो प्राणवायु कहाँ है? देखिए, निवास स्थान हृदय में। प्राणदान, प्राण का हृदय में निवास है। श्वास को बाहर निकालना और खाए हुए अन्न को पचाना, ये इसका प्राणवायु का काम है कि श्वास को बाहर निकालता है ये, और खाए हुए अन्न को पचाता है। अपान वायु क्या करता है? इसका निवास स्थान गुदा है। कार्य है श्वास को भीतर ले जाना। देखिए, अब वहां देखिए, अब थोड़ा सा करिएगा, चाइनीज 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 पढ़ा ना, चाइनीज देखिएगा जरा, थोड़ा सा तुलना करिएगा। ये कह रहे हैं प्राण वायु का काम है श्वास को बाहर निकालना। हम लोग किसको मानते थे? लंग्स को। क्या बोलते थे? लंग्स एक्सहेल करने के लिए कौन है? लंग्स बोलते हैं ना। हाँ जी सर। तो प्राण वायु कह रहा है कि श्वास को केवल बाहर निकालना काम है, अंदर लेने के लिए नहीं कहा उन्होंने प्राण वायु को। और ये हृदय में रहता है। तो यानी लंग्स जो है बाहर निकालना श्वास को। अपान वायु कहाँ रहता है? देखिए, नीचे रहता है, और कार्य है श्वास को भीतर ले जाना। वहां कह रहे किडनी, कहते हैं ना किडनी। हाँ जी। तो किडनी कहते हैं, किडनी को श्वास को भीतर ले जाने काम, यहाँ भी अपान वायु कह रही है। वो कह रहे हैं कि श्वास को भीतर ले जाने काम प्राण वायु नहीं करता, बल्कि अपान वायु करती है। तो यानी हम लोग वहां चाइनीज कह रहे थे कि किडनी इनहेल करती है, तो यहाँ के तो कह रहे अपान वायु इनहेल करती है, जिसका स्थान नीचे। जगह का छोड़ दीजिए, वो किडनी में कहाँ है, लेकिन ये है कि वो श्वास को भीतर ले जाने काम दो प्राण वायु, एक अंदर ले जाती है, एक अपान वायु अंदर ले जाती है, प्राण वायु बाहर ले जाती है। मल मूत्र को बाहर निकालना और गर्भ को बाहर निकालना, ये काम इसके अपान वायु के हैं। समान वायु क्या करती है? निवास स्थान इसका नाभि है। कार्य क्या है? पचे हुए भोजन के रस को बांटना। नाभि में है इसका, और पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों बांटना। अब बोलिए, स्प्लीन का काम क्या है? स्प्लीन कहाँ रहती है? नाभि के पास रहती है। हाँ, पचे हुए भोजन को से रस निकाल के ऊर्जा निकालना, बस। तो वो देखिए, समान वायु क्या है? निवास स्थान नाभि, और कार्य पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना, ये भी कह रहे हैं। उदान वायु निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना और उसे दूसरे शरीर या लोक पे ले जाना भी इसी काम है। उदान वायु ही क्या करती है? जब जीवन नहीं रहता है तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालती, अलग करती है, और दूसरे लोक में ले जाने का काम इसी का उदान वायु। व्यान वायु निवास स्थान का संपूर्ण शरीर है, और कार्य इसका क्या है? इसका कार्य शरीर
और उसके अंगों को सिकोड़ना, हार्ट वाला काम जो था ना, सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन और फैलाना, ये तो ज्ञान वायु। हाँ जी। अंगों को सिकोड़ना, फैलाना, ये हम लोग कहते हैं ना हार्ट में है। हाँ। नाग वायु देखिए, नाग वायु का काम है डकार लेना, डकार लेने का काम है नाग वायु है। कुंभ वायु का कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना, जो आंख को खोलना बंद करना पूर्व पूर्व वायु का काम है, नेत्रों को खोलना और बंद करना। कुकर वायु का काम है छींकना। अच्छा। नाग वायु है डकार लेना, कुकर है छींकना, और कुंभ वायु है नेत्रों को खोलना और बंद करना, आंखों खोलने बंद करना। देवदत्त वायु का कार्य है जम्भाई लेना। अब धनंजय वायु क्या करती है, मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है, जिससे शरीर फूल जाता है। मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है, जैसे शरीर फूल जाता है। अब हम लोगों ने कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं, तो कौन है? प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं? भोज्य, इसको बोलते हैं दांतों से चबाकर जो खाते हैं उससे बोलते हैं, जैसे रोटी या पुआ, तो ये भोज्य है, दांतों से चबाते हैं। पेय पदार्थ कौन है? जो अन्न निगला जाता है सीधे, खिचड़ी, पानी, हलवा, दूध, रस, ये पेय पदार्थ पेय की तरह है, तुरंत। चोष, दांतों से चबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसते हैं और बचे भाग को थूक देते हैं, वो ईख है ना, गन्ना, आम। और लेह, जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, चटनी, शहद, ये सब है। इस प्रकार सभी प्राणियों में कोई अंतर्भूत शक्ति है जो सारे कार्यों को करती कराती है, और शरीर में संक्रमण होने पर बुखार आना, पसीना आना, ये सब जो है देखिए जो काम कर, शरीर में संक्रमण होने पर बुखार आना, पसीना आना, तो बुखार, संक्रमण हुआ तो क्या करती है शरीर में? बुखार आ जाता है, टेम्परेचर, ताकि संक्रमण जो आया है वो नष्ट हो जाए, यही तो है। पसीना निकाल देगी, टेम्परेचर जो होगा तो उसको बाहर निकाल देगा, ताकि कोई जो टॉक्सिन है वो निकल जाए। हृदय का निरंतर धड़कना, ये सब साइंस को भी कहे, लेकिन ये सब मानते हैं ईश्वरीय शक्ति है। श्वास का निरंतर चलना, नर्व का, हमारे जो नर्व सिस्टम है, नर्व का निरंतर संदेश देना, रक्त का सर्कुलेट करना, सेल टूटते हैं, बनते हैं, अपने आप बनते रहते हैं। जहरीली चीज पेट में चली जाए तो वोमिटिंग अपने आप होती है ना, आप तो करते नहीं ना, अपने आप निकाल देता है। पीते समय पानी रस हवा की नली में चला जाए, खांसी आ जाती है, हटा देते हैं। हड्डी टूट जाए तो फिर जुड़ जाती है। कोई कीड़ा आंख के सामने आ जाए तो पलकें झपक जाती है तुरंत। जलती वस्तु पर हाथ पड़ जाए तो हाथ तुरंत हट जाता है। तो ये इस प्रकार रोगी के रोग का निवारण उसका शरीर स्वयं करता है। प्राकृतिक चिकित्सक का कार्य केवल इतना है कि वो शरीर के इस कार्य में उसकी सहायता करता है, और कोई काम नहीं करता। कैसे करनी है सहायता शरीर की? भाई कैसे करें बताइए? तो संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में क्या है? हम लोग जो बोलते हैं संतुलित आहार, तो संतुलित आहार जो मॉडर्न साइंस है, यानी एलोपैथ सिस्टम या मॉडर्न साइंस वाला, संतुलित आहार को अलग बोलते हैं कि फैट इतना ले लीजिए, कहते हैं कि फैट 35% ले लीजिए, 50% कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, और 15% आप ले लीजिए प्रोटीन। वो नॉर्मली कहते हैं कि भोजन में ऐसा, इसको संतुलित आहार मानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा ही क्यों नहीं मानते हो? कहते हैं ठीक है, बैलेंस डाइट ये भी है, कोई बात नहीं, लेकिन संतुलित आहार का अर्थ ये है कि जो आहार हमारे लिए उचित हो वो संतुलित है। मान लीजिए कैलोरी की फॉर्म में, संतुलित आहार में कैलोरी फॉर्म में बोलते हैं कि कैलोरी हमारी 2400 मान लीजिए होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं 2400 कैलोरी में जो चीज हमारे लिए उचित हो वो चाहिए। जैसे
अगर मैदे से बनी कोई ब्रेड हो तो उसकी तुलना में रोटी से बनी ब्रेड ठीक है, चाहे भले उसकी कैलोरी मूल्य कम हो, दोनों का बराबर हो तो भी अच्छी है, लेकिन इसका कम हो तो भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो संतुलित आहार के रूप में है। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है। वो कह रहे कुछ भी, वो आहार को केवल उसकी कैलोरी वैल्यू से हम कहते हैं कैलोरी प्राकृतिक चिकित्सा कैलोरी वैल्यू नहीं देखती, बल्कि उसके साथ साथ देखती है कि उसमें पूर्ण अन्न है कि नहीं। पूर्ण अन्न माने जिसमें चोकर भी शामिल हो। वो चोकर की बात नहीं करते, वो नहीं कहते वो कहते चोकर होकर कुछ नहीं। हम कहते हैं चोकर भी होना चाहिए ताकि ये अपने आप आपको बेटर करेगा और आपके अन्न को अधिक पचाएगा बढ़िया से। भरपूर नींद, भरपूर नींद वो ऐसा नहीं कि एलोपैथ नहीं कहते, एलोपैथ भी कहती है कि भरपूर नींद लीजिए, लेकिन उसको बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं देती, वो इस पर थोड़ा सा बहस कम करती है। शुद्ध जल लीजिए, स्वच्छ वायु लीजिए, ताकि जो है आप जहां पर वायु हो, और स्वच्छ वायु लेने का दोनों में अंतर है, प्राकृतिक चिकित्सा में और जगह पर। स्वच्छ वायु लेना केवल जाना है, मूवमेंट करना है, हमारे ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में स्वच्छ वायु को लेना कि उस वातावरण के साथ अपने को जोड़ना। स्वच्छ वायु में क्या होगा? पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पत्तियां होंगी, डाली होंगी, है, हवा होगी, धूप होगी, सब होगा, इन घास होगी, सब कुछ होगा। हमारे स्वच्छ वायु का अर्थ यह है प्राकृतिक चिकित्सा में कि स्वच्छ वायु में सबके साथ तादाद में स्थापित करते चले, सबसे 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 आप कहीं बातचीत करते चले। ये है, आप और अपने में मत बात करिए। दो लोग टहल रहे हो, दोनों मौन रहे, बात करना हो तो वातावरण से करिए, बात करना हो तो पेड़ों से करिए, बात करना हो तो पत्तियों से करिए। ये बात करना है, स्वच्छ वायु को लेने का अर्थ है। सूर्य प्रकाश लीजिए, सूर्य प्रकाश के सामने बैठिए, उसको लीजिए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट डेली ये सूर्य प्रकाश आप लीजिए। पर्याप्त विश्राम लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप सोए, लेकिन विश्राम जरूर लीजिए। आपको नींद का मन नहीं है, आप लेट जाइए, आप 15 मिनट लेट जाइए, 15 मिनट में शवासन कर लीजिए, आप बिल्कुल अंगों को छोड़ दीजिए और उसी तरह आप रिलैक्स हो जाएंगे। पर्याप्त विश्राम लीजिए, योग और आसन करिए। योग और आसन से आप अपने से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? आप किसी से बात नहीं करते, आप आंख बंद करते हैं, अपने से बात करते हैं कि मैं क्या हूं, मुझे क्या और चाहिए, ईश्वर ने मुझे इतना दिया है तो ईश्वर से मैं क्या मांगू, क्यों मांगू, ईश्वर को मैं धन्यवाद क्यों न दूं कि ईश्वर ने मुझे इतना बढ़िया बनाया है, इतना अच्छा बनाया है, मुझे भोजन मिल रहा है, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे आराम करने के लिए जगह मिल रही है, मुझे घर मिल रहा है, मुझे बाहर जाने के लिए धनराशि भी मेरे पास है। तो ये सब ईश्वर ने जो दिया है तो मैं उसके लिए क्यों ना करूं, मेरे पास सब कुछ है। जो चीज नहीं है, अभाव है, उसके लिए क्या चिंता करना। तो ये योग और आसन ये काम करते हैं, मानसिक शांति को शरीर में स्थिर करके। मानसिक शांति है शरीर में, उसको भगाइए नहीं, बहुत हेजिटेट मत होइए, बहुत तात्कालिक रूप को निर्णय मत दीजिए। वो आई है, उसको रुकने दीजिए, तभी वो आपको क्या करेगी, आपको बैलेंस करेगी। मानसिक शांति योग आसन प्राणायाम से मिलती है। इसमें क्या होता है, जब आप अपने को जगाते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, तो आपको मानसिक शांति अधिक मिलता है। फिर घर आपको लगता है कि मुझे सब वैभव मिल गया है, जीवन का सब वैभव प्राप्त हो गया है, सारी चीजें हैं, सेटल्ड है। और जो चीज नहीं प्राप्त हुई है, मान लीजिए अभी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके प्राप्त होने के लिए अशांति से कोई चीज नहीं मिलेगी। शांति रखेंगे तो वो भी मिल जाएगी। घर का वातावरण बहुत शांत होगा तो आपको सारी चीजें, अगर घर में आप अपने वातावरण को शांत नहीं रखेंगे तो अशांत वातावरण में हमेशा आपको दूसरे को, सबको अशांति रहेगी। तो घर का शांत वातावरण होगा तो और आप बढ़िया से शांति से जीवन जिएंगे। और ये प्राकृतिक चिकित्सा के सब काम है। तो आज मैडम यहीं पर रोकते हैं।
जी सर। आज दो सिद्धांत हुए, 3 और 4। तो हम लोग धीरे धीरे इसीलिए बता रहे ताकि धीरे धीरे समझते रहें, और उसको केवल यही नहीं कि वो सिद्धांत लिखे हुए उनको समझना भी जरूरी है, और धीरे धीरे समझेंगे तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को, और जब आगे अभी एक्सपेरिमेंटल पार्ट में आए कभी हम लोग, तो हम लोग और अच्छा लगेगा कि वो एक्सपेरिमेंट वाले भी पार्ट बताएंगे कि ये इसमें ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, है ना। अभी तो सिद्धांत तो वही है। और यही नहीं, हम लोग यहाँ बायोलॉजी भी है, नेचुरोपैथी बायोलॉजी भी है, इसको हम ऐड करेंगे। जो कोई क्लास ऐसा होगा जो हमारा जब हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स में करेंगे, तो मान लीजिए कोई क्लास ऐसा हो कि हम नहीं उसमें कर सकते, तो हम नेचुरोपैथी में वो कोर्स करा देंगे। ठीक है सर। तो वो नेचुरोपैथी वाला ओपन टू ऑल होगा, ZDA वाले में होगा, जो हमारा जो चल रहा है ना, इसी वाले में, ZDA YCUP MMT इसी में होगा। और जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स होगा उसके लिए अलग से हमको लिंक मिलेगी। तो वो जो क्लास होगी वो क्लास प्राइवेट में जाएगी, और वो आपको सीधे आपके उस पर ट्रांसफर होगी। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, और मेल पे जाएगी सर। हाँ, उनकी ऊर्जा को याद, बता देंगे, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी ज्ञान हम किसी के पास भी हो उस ज्ञान को ट्रांसफर करें, ताकि जैसे जैसे ज्ञान ट्रांसफर होगा वैसे वैसे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, और हमारी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि खेमका सर का सपना पूरा होगा, और पीड़ित मानवता को राहत मिलेगी। खेमका सर का सपना क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम इसको बंद करते हैं। फिर यस सर।